जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हालचाल आप सभी के। आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। अगर आपने जनवरी 2026 की समसामयिक घटनाओं के बारे में नहीं पढ़ा है, करंट अफेयर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो ये कक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब प्रश्न ये आएगा कि सर, ये जो कक्षा है, ये जो वीडियो है, ये किन किन के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं बता दूं, जो भी मेरा भाई बहन सीईटी की तैयारी कर रहा हो, पटवार की कर रहा हो, एलडीसी कर रहा हो, वीडियो कर रहा हो, राजस्थान पुलिस कर रहा हो, या अन्य भी और कोई जैसे महत्वपूर्ण कोई एग्जाम है, अगर उसकी तैयारी कर रहा हो जिसमें अगर अपन ये कहें करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आता है, तो ये कक्षा उसी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी इससे मैं ये नहीं कह सकता वोमिटिंग होती होगी ज़्यादा पढ़ने से। ज़्यादा खाने से हो सकती है, ज़्यादा पढ़ने से होगी नहीं। जितना आप पढ़ोगे उतना अच्छा आप नॉलेज इंक्रीज करते जाओगे अपना। तो इस कक्षा में हम जो भी बातें करेंगे वो प्रश्नों को लेकर करेंगे। हमारे प्रश्न होंगे, उनके आंसर्स होंगे, और उनके अपन एक विस्तृत व्याख्या भी करते हुए चलेंगे। तो मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि आप जब इस क्लास को अटेंड करें तो अपने साथ में पेन और पेपर लेकर बैठे, क्योंकि हर चीज लिख के नहीं दी जाती। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो मौखिक रूप से भी बताई जाती है। हालांकि मैं हमने इस प्रश्न के नीचे ही उसकी व्याख्या डाल रखी है, उसका सही आंसर डाल रखा है, मगर कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो मैं आपको मौखिक रूप से बताने वाला हूं। तो उसके लिए आप पेन और पेपर साथ में लेके बैठ जाइएगा। अगर वाकई में आप सीरियस है, एग्जाम को क्रैक करने का आपका मन है, करंट अफेयर्स में अच्छी कमांड करना है, अच्छी पकड़ बनाना है, तो आप पेन और पेपर लेके जरूर बैठिएगा। तो बिना किसी देरी की कक्षा को शुरू करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है अपना, तो देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा पहला प्रश्न आ गया। अब प्रश्न ये कह रहा है, 1 सेकेंड। प्रश्न अपना ये कह रहा है, जनवरी 2026 के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य थीम क्या थी। भाई जो थीम थी 2026 जनवरी 2026 को भारत का 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया, उसकी मुख्य थीम क्या थी। तो सही जवाब आपके समक्ष रखा हुआ है, वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये इसकी मुख्य थीम थी। अब यह जो थीम थी, राष्ट्र की गौरवशाली सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पुनरुत्थान को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अब कुछ चीजें अपने को इसमें ध्यान रखनी है कि जो वंदे मातरम गीत है, उसके जो लेखक की मैं कहूँ बात, तो लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आपको लिखना है। जिसने वंदे मातरम गीत को लिखा, जिसको लेकर अपन ये कहें, उसने लिखा था इसको 7 नवंबर 1875 को 1875 में वंदे मातरम गीत लिखा गया इनके द्वारा। और अब इस गीत को 150 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में इस गणतंत्र दिवस की मुख्य थीम यही रखी गई, वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला, तो वो तारीख भी आप ध्यान रख लीजिएगा। वो तारीख है अपने 24 जनवरी 1950। ठीक है, 1950 को वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है, इसे राष्ट्रीयता की मान्यता दी गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपना, प्रश्न कह रहा है 77वें गणतंत्र दिवस 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा किस परिषद के अध्यक्ष हैं। अब पहले सुनिएगा, एक थोड़ी सी बातें करता हूँ आपसे, ज्यादा बातें भी करूंगा नहीं, है ना, फालतू की, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है। जो अपना यूरोप है, यूरोप के अंदर एक संघ की स्थापना होती है। ठीक है, उसका नाम दिया गया है यूरोपीय संघ। और यूरोपीय संघ के अंदर मुख्य रूप से दो संस्थाएं होती है। एक संस्था यूरोपीय परिषद और दूसरी संस्था होती है यूरोपीय आयोग। अब जो यूरोपीय परिषद है, उसका जो अध्यक्ष है वो तो है एंटोनियो कोस्टा, और जो यूरोपीय आयोग है, इसकी अध्यक्ष है अपने उर्सुला वोन डेर लेमेन। क्या नाम है उसका, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का उर्सुला वोन डेरे लेमिन, ये उसका पूरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं पूछूं दोबारा से आपसे कि यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना एंटोनियो कोस्टा।
और यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो उर्सुला वॉन डेर लेमेन उसका अध्यक्ष है, जो कि महिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न ये कह रहा है अपना, जनवरी 2026 में, जनवरी 2026 में 2026 में राजस्थान के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो सही आंसर, सही जवाब हो जाएगा नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला। ठीक है, अब इसके अंदर हम थोड़ी सी बातें करते हैं। थोड़ी सी बातें क्या करेंगे? बातें ये करेंगे कि जो जीआई टैग है उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है सर जी जीआई टैग का? आपने बता तो दिया, हाँ भाई जीआई टैग मिला, मगर होता क्या है ये जीआई टैग? तो जीआई टैग का अगर मैं पूरे नाम की बात करूं तो जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक इसे अपन कह सकते हैं। उसके बाद में ऐसा एक नाम, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करना चाहूं तो सुनिएगा, एक ऐसा नाम या प्रतीक जो किसी खास क्षेत्र, राज्य या कस्बे के किसी खास उत्पाद को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए दिया जाता है। जैसे नागौरी अश्वगंधा है, राजस्थान के नागौर में उपलब्ध होता है। अब इसकी खास विशेषता है, ठीक है, कोई ना कोई इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है जिसके कारण इसे क्या मान्यता मिली? जीआई टैग की मान्यता मिली। अब जीआई टैग के अंदर जैसे मैं कहूं आपसे, अगर पूछ लिया जाए कि भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला, भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला, तो वो वर्ष ध्यान रखना 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, किसे मिला? दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला। ठीक है, दार्जिलिंग चाय को भारत के अंदर पहला जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जीआई टैग की अगर मैं थोड़ी सी और बातें कर लूँ तो जो जीआई टैग है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जब 10 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो जिस उत्पाद को जीआई टैग मिला है हमें उसका क्या करवाना पड़ता है? पुनः रिव्यू करवाना पड़ता है ना। अब जब रिव्यू हो जाएगा, अगर वो ठीक है तो उसे जीआई टैग की मान्यता वापस दे दी जाती है। अगर वो ठीक नहीं है, अच्छी हालत में नहीं है, जीआई टैग के लायक नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। इसके लिए जीआई टैग के लिए भारत में अलग से कानून भी बनाए गए हैं, जिस कानून का अगर मैं नाम लिखूं तो नाम देखना उस कानून का क्या नाम है। तो कानून का नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स एक्ट, ये इसका क्या है? गुड्स एक्ट 1999। ये एक कानून पारित किया गया है भारत के अंदर जीआई टैग वाली वस्तुओं के लिए। ठीक है, कानून का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कानून क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपना? प्रश्न ये कह रहा है, देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र किसे दिया गया? तो हाल ही में अपने अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, उन्हें शांतिकालीन वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। अब मैं अगर अशोक चक्र की बात करूं तो ये भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। प्रश्न यहाँ से ये भी उठ सकता है कि भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ध्यान रखना अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। जिसकी अगर मैं शुरुआत की बात करूं, भाई ये शुरू कब हुआ था? तो अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये जो अशोक चक्र है इसकी शुरुआत होती है 4 जनवरी 1952 के अंदर। तारीख ध्यान रखनी है, 4 जनवरी 1952 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। अब जब इसकी शुरुआत हुई थी शुरू के अंदर, तो अशोक चक्र को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। भाई अशोक चक्र फर्स्ट श्रेणी, अशोक चक्र सेकंड श्रेणी, अशोक चक्र थर्ड श्रेणी। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया बाद में जो इसकी श्रेणियां हैं, जो इसकी कैटेगरी है, इनको हटा दिया गया। पहले जो फर्स्ट श्रेणी थी उसे तो अशोक चक्र रखा गया, जो द्वितीय श्रेणी थी उसे कीर्ति चक्र का नाम दिया गया, और जो थर्ड कैटेगरी थी उसे शौर्य चक्र का नाम दे दिया गया। अब अगर आपसे पूछ ले पहली बार अशोक चक्र किसे दिया गया, पहली बार अशोक चक्र किसे दिया गया, तो ध्यान रखना 1952 के अंदर 2 लोगों को मिला। कौन कौन से 2 लोग थे? एक तो थे सुहास विश्वास, सुहास विश्वास, और दूसरे थे हमारे नर बहादुर थापा। कौन थे? नर बहादुर थापा को ये दिया गया।
ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, तो अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न आता है हमारा 5। ठीक है, जनवरी, हाँ, 1 जनवरी 2026 को यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? तो आंसर आपके समक्ष है, जवाब आपके सामने है। तो 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा था? बुल्गारिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 20वां सदस्य देश बनने वाला कौन कौन था, अगर देश पूछ लिया 20वें नंबर पे कौन सा देश यूरोजोन का सदस्य बना, तो आपको ध्यान रखना है यूरोजोन का सदस्य बनने वाला 20वां देश था अपने क्रोएशिया। कौन था? क्रोएशिया। नाम लिखूं मैं यहाँ पे, क्रोएशिया। ये भारत का, सॉरी, ये यूरोजोन का सदस्य बना था 20वें नंबर का। ठीक है, और बनने की अगर मैं वर्ष कहूँ तो वर्ष लिखना 2023 में ये 20वां सदस्य बना। अब बुल्गारिया की अगर मैं बात करूँ, तो बुल्गारिया ने क्या किया, अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेव को छोड़ के यूरोपीय संघ की मुद्रा को अपना लिया। अब यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या थी? तो मुद्रा ध्यान रखना, यूरो क्या थी, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो बुल्गारिया ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेव को छोड़ के और यूरोपीय संघ की जो मुद्रा थी यूरो, उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 21वां सदस्य कौन है? बुल्गारिया। 20वां सदस्य कौन है? क्रोएशिया। ठीक है, बुल्गारिया ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेव को तो छोड़ा और अपने यूरोजोन की मुद्रा यूरो को स्वीकार किया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या आ रहा है अपना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी भी पेन पेपर नहीं लिया है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप जैसे जैसे आप अपन कक्षा के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि आप हर प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं, हर प्रश्न को डेप्थ से पढ़ रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा, अगर किसी ने नहीं लिया है, वैसे तो आप बहुत समझदार हो, अच्छे हो, है ना, फिर भी अगर कोई एक दो भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लिया है, फिर तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा, भाई आप पेन पेपर लेके बैठे, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको मौखिक रूप से बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी राम करे सो होय, आपकी मर्जी है। अगला प्रश्न आ रहा है अपना, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जनवरी 2026 में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? तो जवाब ध्यान रखना, जयपुर के अंदर एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय द्वारा शासन सुधार के लिए इसे जयपुर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न आ रहा है अपना 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ, प्रश्न कह रहा है, परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? अब 26 जनवरी को जब परेड हुई अपने इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में एक रास्ता है, उस रास्ते को अपन बोलते हैं राजपथ, जो कि 8 सितंबर 2022 को इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल के इसका नाम रख दिया गया कर्तव्य पथ। उस कर्तव्य पथ पे जो परेड हुई 26 जनवरी 2026 को, उसमें प्रश्न पूछ रहे किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ रखा गया? तो उसमें आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र। किस राज्य को? महाराष्ट्र के राज्य की झांकी को सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान दिया गया। महाराष्ट्र की जो गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता के प्रतीक वाली जो झांकी थी, उसे प्रथम स्थान, फर्स्ट रैंक मिलती है। अगला प्रश्न आ रहा है अपना, इसरो ने 12 जनवरी को किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण किया? अब पृथ्वी अवलोकन ग्रह उपग्रह, सॉरी, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इसका अगर आपसे पूरा कहें शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि ईओएस। ठीक है, अब ईओएस आ रहा है, यानी कि जो अपने जवाब होंगे वो जवाब अपने को किस में से मिलेंगे? फर्स्ट में से या फिर सेकंड में से, क्योंकि ईओएस इन दोनों में आ रहा है। अब फर्स्ट में से और सेकंड में से आपको ध्यान रखना है सेकंड वाला, बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ईओएस एंड फर्स्ट, जिसका अन्य नाम है अन्वेषा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसरो का पूरा नाम क्या है, तो इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल नेम है इसरो का। अब जो ये उपग्रह है ईओएस एन फर्स्ट, या जिसे अपन अन्वेषा कहें, यह किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? रॉकेट का नाम ध्यान रखना, PSLV C62 रॉकेट के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया था। अब प्रश्न एक ये बनता है कि जो ये अपना उपग्रह
ये किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया, तो डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित किया गया है। डीआरडीओ का अगर आपसे पूरा नाम पूछ लिया जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन इसका पूरा नाम है। इस रॉकेट का इस उपग्रह का अगर दूसरा नाम पूछ लिया जाए EOSN फर्स्ट का, तो इसका दूसरा नाम अपर नेम है अन्वेषा। ठीक है, ये इतनी सारी बातें अपन ने इस प्रश्न के अंदर कर ली है। अब अपन चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है अपना, 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने का संकल्प लिया, तो आपको ध्यान रखना नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिकता वर्ष के रूप में। सेना के डिजिटलीकरण और संचार तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए यह संकल्प उन्होंने लिया था, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आ रहा है अपना, किस देश ने किस देश ने आधिकारिक तौर पर WHO की सदस्यता तोड़ दी। किस देश का उस देश का नाम अपने को बताना है जिसने हाल ही में आधिकारिक ऑफिशियल रूप से WHO से सदस्यता हटा ली, अपनी सदस्यता समाप्त कर ली। तो 22 जनवरी की वो तारीख है, 22 जनवरी 2026, 22 जनवरी 2026 की वो तारीख है जिसके अंदर ये घटना घटी। अब उसमें यूएसए ने क्या किया, ऑफिशियल रूप से WHO से अपनी सदस्यता समाप्त कर ली। अब अपने को थोड़ी सी बात, ये तो अपने ने प्रश्न से रिलेटेड बातें कर ली, ठीक है, उसका आंसर देख लिया, आंसर की व्याख्या देख ली। अब अपन थोड़ी सी एक्स्ट्रा चर्चा करते हैं। एक्स्ट्रा चर्चा में क्या करेंगे, प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है WHO का पूरा नाम क्या है, तो WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। अगर आपसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए, आपसे क्या पूछ ली जाए, इसकी स्थापना पूछ ली जाए, तो स्थापना ध्यान रखना 7 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है WHO की। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। अगला प्रश्न आ रहा है अपना, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कह रहा है अपना प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है 11वें नंबर का, जनवरी 2026 में किसे मरणोपरांत प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो उस व्यक्ति का नाम है जो कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, VS अच्युतानंदन को मरने के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब पद्म विभूषण जो है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ठीक है, 26 जनवरी 2026 की पूर्व संध्या को केंद्र सरकार द्वारा इस प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों की क्या की गई, घोषणा की गई। अब इसके लिए उन्होंने 5 नामों को चुना जिनमें केरल के मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन भी आते हैं, जिनको मरणोपरांत इस पुरस्कार को पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब वो 5 नाम मैं आपको एक बार बता दूं फटाफट से कि वो 5 नाम कौन कौन से हैं। तो पहला नाम आता है VS अच्युतानंदन जो कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह देओल महाराष्ट्र से, KT थॉमस केरल से, सुश्री N राजम उत्तर प्रदेश से और P नारायणन केरल से। इनको ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, इनसे नवाजा गया, जिनमें धर्मेंद्र सिंह देओल और VS अच्युतानंदन, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार पाने का सौभाग्य मिला। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आ रहा है अपना 12वें नंबर का, प्रश्न कह रहा है अपना संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया, तो जवाब ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय चरागाह और चरवाहा वर्ष के रूप में। उद्देश्य क्या था इसका, तो उद्देश्य इसका शुष्क क्षेत्रों में चरवाहे समुदायों के आजीविका के सतत विकास के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है अपना, हल्के लड़ाकू विमान तेजस की पहली उड़ान को कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसमें जवाब ध्यान रखना है अपने, कितने वर्ष हो गए उनको, 25 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। भारतीय वायुसेना और रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO ने 4 जनवरी 2026 को भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस की पहली सफल उड़ान की 25वीं वर्षगांठ मनाई, सिल्वर जुबली उन्होंने मनाई। तो पहली बार उसने उड़ान कब भरी, तो ध्यान रखना 4 जनवरी 2001 को। ठीक है, पूछ लिया जाए आपसे
कि तेजस ने पहली उड़ान कब भरी, तो ध्यान रखना 4 जनवरी 2001 को तेजस ने पहली सफल उड़ान भरी और उसमें बेंगलुरु के HAL हवाई अड्डे पर उन्होंने पहली उड़ान भरी। बेंगलुरु के HAL हवाई अड्डे पर उन्होंने पहली उड़ान भरी। और उड़ाने वाले पायलट का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो पायलट का नाम है विंग कमांडर राजीव कोठियाल, जो कि फिलहाल में क्या है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है, क्या नाम था उनका, विंग कमांडर राजीव कोठियाल, जो कि पायलट के द्वारा ये उड़ाया गया 4 जनवरी 2001 को। अब 4 जनवरी 2026 को इसके 25 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके लिए जिसके उपलक्ष्य में, जिसकी खुशी में इन्होंने सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की। ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है। ये जो परियोजना है तेजस का नाम तो इसका बाद में पड़ा तेजस, उससे पहले इसे LCA के नाम से जाना जाता था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता था। लेकिन 2003 में अपने भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी जी वाजपेयी, इन्होंने इसका नाम तेजस दिया। तेजस का तात्पर्य होता है चमकदार, तेजस्वी, तेजवान, ऐसा कुछ इसका मतलब होता है। ठीक है, तो प्रारंभ में इसका नाम क्या था, LCA। ठीक है, और 2003 में इसका नाम क्या रख दिया गया, तेजस रख दिया गया। ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके डिजाइनर कौन है, निर्माता कौन थे, तो ध्यान रखना इसकी निर्माता दो अपन कहें एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, वैमानिकी विकास एजेंसी ADA, और एक आती है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। इन दो के द्वारा ये डिजाइन किया गया, निर्मित किया गया। ये बातें इसमें ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। क्या कह रहा है अपना अगला प्रश्न। हाँ जी, हाँ, ये रहा प्रश्न आपके समक्ष। देखिए, पढ़िए, समझिए इसको। 14वां प्रश्न है। ठीक है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर है इसका राकेश अग्रवाल जी को नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, मैं कहूँ डायरेक्टर जनरल। ठीक है, महानिदेशक को क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्टर जनरल। IPS राकेश अग्रवाल को देश की प्रीमियर आतंकवाद विरोधी विंग NIA की कमान सौंपी गई। ठीक है, तो उन्हें ही नया महानिदेशक NIA का नियुक्त किया गया। ठीक है, आगे चलते अपन थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा भी करते हैं, क्या था क्या नहीं था इसके अंदर, तो सुनिएगा। हाँ, जनवरी 2026 को केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति होती है, ACC जिसे अपन कहते हैं, ने वरिष्ठ IPS राकेश अग्रवाल को NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखनी है, इन्होंने स्थान किसका लिया, भाई वर्तमान में NIA के महानिदेशक कौन है, राकेश अग्रवाल, मगर इनसे पहले कौन थे, इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो उसमें ध्यान रखना सदानंद वसंत का इन्होंने क्या लिया है, स्थान लिया है। सदानंद वसंत का स्थान लेकर वर्तमान में NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं, वो बने अपने राकेश जी अग्रवाल। आगे सुनना, NIA की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए, क्या NIA की स्थापना कब हुई, तो 31 दिसंबर 2008 को NIA की स्थापना होती है। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो नई दिल्ली के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। यह जो NIA है, ये भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए NIA किसके अधीन कार्य करती है, तो ध्यान रखना गृह मंत्रालय के अधीन ये अपना कार्य करती है। ठीक है, जो भी कार्रवाई करेंगी, जो भी विरोध करेंगी, जो भी प्रदर्शन करेंगे, जो भी कोई भी कार्य करेंगे, वो गृह मंत्रालय के अधीन होकर ही अपना कार्य कंप्लीट करेगी। अगला प्रश्न आ रहा है 15 नंबर का। भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तिथि को मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे, NVD जिसे शॉर्ट फॉर्म में अपन कहते हैं। ठीक है, इस दिन 1950 को क्या हुआ, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना 25 जनवरी 1950 को क्या हुई, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी भारत के अंदर। और उसी के अवसर पर, उसी के शुभ अवसर पर 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब इस दिवस की शुरुआत कब हुई,
तो इस दिवस की शुरुआत होती है 2011 में। देखो, निर्वाचन आयोग की स्थापना तो होती है 25 जनवरी 1950 के अंदर, मगर राष्ट्रीय मतदाता की शुरुआत होती है 2011 में, यानी कि 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की क्या होती है, घोषणा होती है। और उस समय शुरुआत होती है। उस समय अगर राष्ट्रपति की बात करूं तो प्रतिभा पाटिल जी, उनका कार्यकाल चल रहा था, तो उनके टाइम में ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। अब 25 जनवरी 2026 को देश का 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट किया गया। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब इसके अंदर देखो कुछ 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो गया। 26 जनवरी को अपना हो ही जाता है गणतंत्र दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यानी कि चारों ऑप्शन अपने क्लियर हो चुके हैं। 23 जनवरी को अपना पराक्रम दिवस, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को अपना राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो गया और 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस हो गया, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा अपन पॉलिटिक्स के रूप में बात कर ले। पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी के बारे में क्या बातें करेंगे, तो संविधान के भाग 15 के, ठीक है, कौन सा भाग है, 15 के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में, 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग और चुनाव से जुड़े प्रावधानों का वर्णन है इसके अंदर। भारत के, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उसमें ध्यान रखना सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, सुकुमार सेन जी। ये बातें ध्यान रखनी है। आगे आ रहा है अपना प्रश्न, 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा इधर। हाँ जी, जनवरी 2026 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना। देखो, इस प्रश्न में थोड़ा सा लॉजिक है, सुनना। लॉजिक क्या है, प्रश्न कह रहा है जनवरी 2026 भारत का पड़ोसी देश पूछ रहा है। अगर पूछे कि जनवरी 2026 में विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है, तो वो तो भारत होगा, क्योंकि भारत ने सबसे ज्यादा चावल उत्पादन किया है। जनवरी 2026 के आंकड़ों को अपन देखें तो लगभग 150.18 मिलियन टन के आसपास इन्होंने क्या किया है, उत्पादन किया है चावल का। अब प्रश्न पूछ रहा है, भारत का पड़ोसी देश पूछ रहा है, यानी कि भारत को इसने छोड़ दिया है ना। अगर भारत का पड़ोसी देश पूछेगा तो जवाब होगा चीन, और अगर विश्व का पूछेगा तो जवाब होगा अपना भारत, ठीक है। दोनों चीजें ध्यान रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल खतरनाक लेवल का प्रश्न है भाई, कंफ्यूजन पैदा करेंगे इसमें, ठीक है। तो अपन अभी फिलहाल में आंसर आपके भारत है, तो भारत को लेके चलते, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन इस देश ने किया है, ठीक है। अब जनवरी 2026 में जो अपने केंद्रीय कृषि मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने आधिकारिक घोषणा की कि भाई हमने चीन को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश के रूप में मान्यता प्राप्त की है, उस होने का गौरव प्राप्त किया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब चावल जो है खरीफ की फसल है, लगभग 25 डिग्री तापमान चाहिए, और वर्षा की अगर मैं बात करूं तो 100 सेंटीमीटर से अधिक इसको बरसात की आवश्यकता है। और मुख्य उत्पादक अगर आपसे राज्य पूछ लिया जाए तो वेस्ट बंगाल और अपना उत्तर प्रदेश भारत के अंदर ये प्रमुख उत्पादक राज्य है। ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर का प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा। निजी विमान दुर्घटना में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हुआ, तो वो थे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। 28 जनवरी की वो डेट है, सुबह 8:45 को महाराष्ट्र के जो सीएम है, उपराष्ट्रपति जिन्हें मैं कहूँ, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के जो प्रमुख थे वो भी, ठीक है, उप मुख्यमंत्री थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के क्या थे, वो प्रमुख थे अजीत पवार। वो थे अपने महाराष्ट्र के पुणे से बारामती में अपने निजी विमान से जा रहे थे, तो वहीं दुर्घटना में उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, ठीक है। और स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बारामती हवाई अड्डे के रनवे के पास उनका निधन होता है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनके इस शोक में 3 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया था, ठीक है।
राज्य ने 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है अपना? 17 नंबर के बाद 18 नंबर अपन ने इसमें नहीं देखा। हाँ, 18 नंबर का प्रश्न है, जनवरी 2026 में संपन्न कूटनीतिक अभ्यास दोस्ती 17 में कौन से देश शामिल थे? तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? भारत, मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए त्रिपक्षीय अभ्यास घोषित हुआ, आयोजित हुआ, जिसमें ये 3 देश शामिल थे। अब सुनना, थोड़ी सी बातें इसको लेकर अपन करते हैं। बातें क्या है तो सुनिएगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये लो जी, तारीख ध्यान रखना, 16 से 9 जनवरी 2026 के बीच मालदीव, अपना मालदीव की राजधानी माले और उसका जो नजदीकी जो समुद्री एरिया है वहां पे त्रिपक्षीय तटरेखा अभ्यास शुरू किया गया, आयोजित किया गया, जिसका नाम था दोस्ती 17, दोस्ती 17, जिसका आयोजन भी सफल रूप से रहा। इसमें 3 देश शामिल थे, अपना श्रीलंका, भारत और मालदीव। ठीक है, अगर आपसे इनकी राजधानी भी पूछ ली जाए तो राजधानी ध्यान रखना, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, और मालदीव की राजधानी माले है, और श्रीलंका की राजधानी है श्रीवर्धनपुरे। ठीक है, श्रीवर्धनपुरे कोट्टे, ऐसे कुछ उसकी राजधानी है। ये जो अभ्यास है, ये जो त्रिपक्षीय अभ्यास है, इसकी शुरुआत होती है 1991 में, 1991 में इसकी शुरुआत होती है। और इसमें मुख्य रूप से उस समय पे द्विपक्षीय अभ्यास होता था, मतलब 2 देश उसमें अभ्यास के लिए आते थे, एक तो भारत और मालदीव। फिर 2012 के अंदर श्रीलंका भी आके इसमें शामिल हो जाता है, जिसके बाद इसका नाम रख दिया गया त्रिपक्षीय अभ्यास। जब 2 देश शामिल थे तो द्विपक्षीय, और जब तीसरा देश 2012 में आके शामिल होता है तब इसका नाम रख दिया गया त्रिपक्षीय अभ्यास। ये जो अभ्यास है ये प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है, हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। इसलिए ये जो अभ्यास है ये अपने तटीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आ रहा है अपना 19 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है अपना? प्रश्न की तरफ देखिएगा। टेनिस का प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो प्रश्न क्या है अपना? टेनिस का प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो उसका नाम है कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन के युवा टेनिस सनसनी ने जनवरी 2026 का पहला ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल के रोमांचक फाइनल मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता था। ठीक है, किन के बीच बीच में था ये मैच? तो नाम ध्यान रखना, कार्लोस अल्काराज वर्सेज नोवाक जोकोविच, इन दो के बीच हुआ था, जिनमें जीतने वाले कौन थे? स्पेन के कार्लोस अल्काराज। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है अपना 20 नंबर का, हाल ही में नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी रिपोर्ट कहाँ जारी की? तो उसका जवाब ध्यान रखना, जयपुर के अंदर। जयपुर में नीति आयोग द्वारा वेस्ट टायर लिथियम आयन बैटरी को रिसाइकलिंग हेतु रिपोर्ट जारी की गई है। अब जो नीति आयोग है, नीति आयोग के बारे में ध्यान रखना, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैसे मोबाइल की बैटरियां हैं, लैपटॉप वगैरह की स्क्रीन है, जो भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, उनके सुरक्षित प्रबंधन और पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की, सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ होता था? सर्कुलर इकोनॉमी में क्या हुआ? पहले थीम चलती थी टेक मेक वेस्ट, बनाओ, उपयोग करो और फेंक दो, ये पद्धति चलती थी। मगर इस रिपोर्ट ने क्या किया? इस पद्धति को बदल दिया, और बदल के क्या रख दिया गया? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी कि पुनः उपयोग, मरम्मत करो और उसका पुनर्चक्रण पे इन्होंने जोर दिया। इनका मानना ये था, इनकी थिंकिंग ये थी। ठीक है भाई, पहले तो टेक मेक वेस्ट, उस पद्धति को बदल के क्या किया? रियूज, रिड्यूस और रिसाइकल, इन्होंने ये काम किया। ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब थोड़ी सी अतिरिक्त अपन चर्चा करें तो नीति आयोग की अगर आपसे स्थापना पूछ ली जाए, भाई नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना में आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या होती है? स्थापना। और जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम था योजना आयोग। क्या नाम था इसका? नाम योजना आयोग इसका नाम था। ठीक है, मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है वही नई दिल्ली के अंदर। कहाँ है हेडक्वार्टर?
नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 को इसका क्या नाम था? योजना आयोग। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है अपना? 21 नंबर का प्रश्न आ गया, 21 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। और अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न है, कोई डाउट फंस रहा है, तो आप पूछ भी सकते हैं वो चीजें। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? यानी कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन था? तो उसका आंसर ध्यान है, ऑप्शन नंबर बी, नितिन नवीन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया बीजेपी का। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं अपन बीजेपी के बारे में। 20 जनवरी 2021 को बीजेपी की जो मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर, वहां पे एक संगठन पर्व के दौरान बिहार के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन को अपने निर्विरोध भाजपा का 16वां, ठीक है, 16वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो ध्यान रखना, जगत प्रकाश नड्डा का। जगत प्रकाश नड्डा का इन्होंने स्थान लिया है, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जेपी नड्डा का इन्होंने स्थान लिया है। अगर अपन अतिरिक्त चर्चा पे चलें तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है बीजेपी की स्थापना कब हुई? तो स्थापना का ध्यान रखना, 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना होती है, जिसके पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अपने इसके पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के। अब इस पार्टी के अंदर एक संविधान है, धारा 19 लगती है, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का ही होना चाहिए। चलिए जी, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, संविधान की एक है धारा 19, ठीक है, उसके अनुसार ये रखा गया भाई, पार्टी का संविधान है भाई, अध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा ना वो 3 वर्ष के लिए होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। हाँ जी, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है अपना? प्रश्न ये है कि पर्यावरण अनुकूल बायो बिटुमेन उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो वो ध्यान रखना, अपना प्यारा भारत। पेट्रोलियम के स्थान पर कृषि अवशेषों से हरित बायो बिटुमेन बनाने वाला भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है इसके अंदर। तो अपने को ध्यान रखना है, देखो 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे। इसकी शुरुआत होती है 25 अगस्त 2023 को, इसकी शुरुआत हुई और किसके द्वारा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के द्वारा यह प्रस्ताव पारित करके इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई। मगर 26 जनवरी 2024 को पहली बार यह जो दिवस है, कौन सा दिवस है? अभी मैंने बताया था ना, अरे सॉरी 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 सॉरी, दिमाग से निकल गया। हाँ, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। ठीक है, ये मनाया गया पहली बार 26 जनवरी 2024 को, वैश्विक स्तर पे सेलिब्रेट किया गया। अब 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई? तो इसमें ध्यान रखना, 26 जनवरी की तारीख चुनने का कारण ये था कि 26 जनवरी 2009 को अपने अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, क्या ध्यान रखना अपने को भाई, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो वो 26 जनवरी को से मनाया गया। ठीक है, और 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी? तो 26 जनवरी 2009 को क्या हुआ था? अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी। इसके उपलक्ष्य में यह डेट फिक्स की गई 26 जनवरी की। ठीक है, अब सुनिएगा। ठीक है भाई, हाँ जी, ये मैंने आपको थोड़ी सी, मेरे को लग रहा है मैंने व्याख्या अगले प्रश्न की बता दी। कोई नहीं, हाँ देख लो, मुझे पता था व्याख्या मैंने अगले प्रश्न की बता दी है। चलो कोई नहीं, फिर से दोबारा देख लेंगे व्याख्या को। उसमें अपने को ध्यान रखना है भारत के बारे में। ठीक है, हाँ, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? अभी अपन ने कहा 26 जनवरी को मनाया गया। और क्यों मनाया गया? क्योंकि 26 जनवरी 2009 को ही अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी। तो उसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी को ही अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे मनाया जाता है। ठीक है, अब सुनना, ये जो अपने ऑप्शंस है, ऑप्शंस कौन कौन से रह गए? 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। 23 जनवरी को भी अपन ने देखा था पराक्रम दिवस। और 30 जनवरी को जो अपने महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस भी मनाते हैं। और एक मनाते हैं अपन पूर्ण स्वराज दिवस भी अपन मनाते हैं।
ठीक है, देखो कितने दिवस मनाते हैं अपन, कितने दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी, पीछे एक प्रश्न छूट गया शायद। हाँ जी, ये रहा अपना प्रश्न। प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में सीएपीएफ श्रेणी में किसे श्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता चुना गया? तो उसमें दिल्ली पुलिस को चुना गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बीएसएफ का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जिसका आदर्श वाक्य अगर मैं कहूँ तो आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये इसका आदर्श वाक्य है। स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, जो कि भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो सीमाएं लगती है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है, जिसको अपन रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, उनके बीच की सीमाओं की क्या करता है? ये रक्षा करता है बीएसएफ। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आ रहा है अपना, भारत और यूरोपीय संघ के बीच जनवरी 2026 में संपन्न व्यापार वार्ता को क्या नाम दिया गया? तो मुक्त व्यापार समझौता, ये इसको नाम दिया गया एफटीए। ठीक है, इसी समझौते से कपड़े, आईटी, फार्मा, विनिर्माण उत्पाद को शून्य शुल्क पहुंच मिलेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है अपना, परेड 2026 में पहली बार किस क्षेत्र के 2 कुबड़ वाले या ऊंट शामिल इसमें किए गए? तो इसमें अपना जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो गलवान और नुब्रा क्षेत्र, लद्दाख के जो ऊंट है, जिन्हें 2 कुबड़ वाले ऊंट के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि उनकी 2 कुबड़ पाई जाती है, जो कि लद्दाख के अंदर जो नुब्रा घाटी है, गलवान का जो क्षेत्र है, वहां पे ये ऊंट विशेष रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। आगे अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं अगले प्रश्न की ओर, इसकी व्याख्या नीचे भी दे रखी है, यानी कि एलएसी के बर्फीले क्षेत्रों में तैनात बैक्ट्रियन ऊंटों की पहली बार झांकी का हिस्सा इन्होंने बनाया था 26 जनवरी को परेड के दौरान। अगला प्रश्न है अपना 27 नंबर का। हाँ जी, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखना, बीएसएफ का नया महानिदेशक था प्रवीण कुमार। 14 जनवरी को केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति जो है एसीसी, उसमें वरिष्ठ जो आईपीएस अधिकारी है प्रवीण कुमार, उन्हें बीएसएफ का नया अपन कहें डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया, घोषित किया गया। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, जनवरी 23 जनवरी को मनाया जाने वाला पराक्रम दिवस किसकी जयंती में मनाया जाता है? तो अभी अपन ने 2 प्रश्नों में इस प्रश्न की चर्चा की थी और कहा भी था भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखनी। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किस महान विभूति के जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो अपने आएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में। राष्ट्र के प्रति अदम्य साहस को सम्मान देने के लिए भारत सरकार यह दिवस मनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2021 में जब सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती थी, तो उस अवसर पे इन्होंने ये दिवस मनाना शुरू किया। अगर मैं पूछ लूं नेताजी का जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897, कटक उड़ीसा के अंदर होता है। अब उनके प्रमुख नारे आते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, ये उनके प्रमुख नारे हैं। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे ध्यान रखना, आजाद जी की जयंती पूछ, चंद्रशेखर आजाद की अगर आपसे जयंती पूछ ले तो 23 जुलाई की डेट ध्यान रखना, 23 जुलाई की तारीख आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में भगत सिंह की आजादी पूछ ली जाए आपसे, तो भगत सिंह की आजादी है 23 मार्च। 23 मार्च को क्या की गई? भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है, उनकी शहीदी का दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को ध्यान रखना, लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब अपना जो अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न, तो उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ जी, अगला प्रश्न है अपना 29 नंबर का प्रश्न, क्या कह रहा है अपना, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को किस नागरिक सम्मान से नवाजा गया? अभी अपन ने ये भी देखा था, अपने वो थे वीएच, क्या नाम था उनका, वीएच कुछ करके नाम था ना, अभी अपन ने देखा था प्रश्न में, जिनको मरणोपरांत ये मिला था, सम्मान मिला था। तो उसमें मरणोपरांत एक अपने धर्मेंद्र सिंह देओल भी थे, जो कि महाराष्ट्र से थे, और केरल के पूर्व सीएम को भी मिला था, अच्युतानंदन। ठीक है, वीएच अच्युतानंदन जिनका पूरा नाम है। ठीक है, इन 2 व्यक्तियों को 26 जनवरी 2026 की जो पूर्व संध्या को घोषणा हुई भाई किन किन को पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा, तो उनमें 5 लोगों का नाम शामिल किया गया था, जिनमें 2 लोग ऐसे थे जिनका नाम मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जिनमें अपने पहले तो थे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएच अच्युतानंदन, और अपने महाराष्ट्र से थे
अपने धर्मेंद्र सिंह देओल, ठीक है, जो कि 6 दशकों से फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पुरस्कार का नाम क्या है? पद्म विभूषण, ठीक है। दूसरा देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है जिसे, ठीक है। भारतीय सिनेमा जगत में 6 दशकों से योगदान हेतु उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। और अंतिम प्रश्न आता है अपना, अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए मस्कट शुभंकर का क्या नाम है? नाम अपने को बताना है। तो इसमें इसका नाम दे रखा है उदय, मगर इसका जो ये उदय है, ये ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत होगा। इसका नाम उदय नहीं है, इसका नाम रखा गया था आधार मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना ठीक हो जाएगा, आधार मित्र इसका नाम रखा गया था। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसी के साथ जो हमारा जनवरी माह का करंट अफेयर था, समसामयिक जो घटनाएं थी, वो हो जाती कंप्लीट, जिसमें अपन ने 30 प्रश्नों के साथ इनका जो विस्तृत विश्लेषण था, संपूर्ण जो बातें थी, उन पे अपन ने चर्चा की। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और मैं तो उम्मीद भी यही करूंगा कि आप पेन और पेपर लेके साथ में बैठे होंगे, जो कि जो आपको चीजें बताई है, जो आपको बातें बताई है, जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स बताए थे प्रश्नों के साथ साथ, जो अतिरिक्त मुख्य रूप से, उनको आपने नोट डाउन किया होगा। ऐसी ही क्लासें अपनी जैसे फरवरी माह को लेकर भी आएंगी, मार्च के बारे में भी आएंगी, अप्रैल जून, यानी कि अपना हर माह की भी ऐसी करंट अफेयर्स की क्लास करते रहेंगे। उसी के साथ अपनी जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, वो भी अपनी चालू है। तो उसमें अपन ने 2 क्लासें कर ली है, 1 जून और 2 जून की। तो कल की क्लास अपनी 3 जून को करंट अफेयर्स होगी। उसके बाद कुछ ही दिनों में हम फरवरी माह के करंट अफेयर्स की भी चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास कैसी लगी आपको, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ करते हैं क्लास को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।